तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। बांग्लादेश के हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए हैं, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में कहा कि सुरक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बेहद कम समय के नोटिस पर उन्होंने भारत आने का आग्रह किया। जयशंकर ने कहा कि सरकार बांग्लादेश संकट पर नजर बनाए हुए है और भारतीय समुदाय के संपर्क में भी है। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July at the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. इससे पहले बांग्लादेश के हालात पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रुख की जानकारी दी। बैठक में विपक्षी दलों ने कहा कि वो सरकार के साथ हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बांग्लादेश में हालात बेहद संवेदनशील है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो सारी जो भारतवासी हैं जो वहाँ पर हैं उनको कैसे वापस भारत लाया जाए, कैसे बॉर्डर पे कंट्रोल किया जाए कि जो वहाँ पर अनारकी चल रही है इट शुडंट स्प्रेड टू आवर पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। मैं तो खुद ही बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोल दिया, हम लोग ये विषय पर भारत सरकार की साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई विरोध का कोई विषय नहीं है। और दूसरा जो पदक्षेप लिया जाए वो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अवहित करा जाए। इस पे काम बहुत अच्छा से होगा। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब वहां अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश तेज हो गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर होंगे। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना अभी भारत में है, जबकि वो जिस विमान से भारत आई थी वो वापस बांग्लादेश लौट चुका है। बांग्लादेश के हालात पर अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अभिषेक झा और संजय सूरी। सबसे पहले संजय सूरी के पास चलते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शेख हसीना के ब्रिटेन जाने की भी बात चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? क्या वो ब्रिटेन में शरण ले सकती हैं? तो आजकल ये बहुत बात चल रही है कि शेख हसीना ब्रिटेन में आके एसाइलम सीख करने वाली हैं, लेकिन अगर ऐसा होना है तो शेख हसीना को पहले
ब्रिटेन पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि यहाँ पर आने के लिए वो कहें हम आकर असylum सीख करेंगे इसलिए हमको इजाज़त दी जाए आने के लिए, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। अगर शेख हसीना के पास एक विजिटर वीज़ा है ब्रिटेन के लिए, या कोई डिप्लोमेटिक वीज़ा है, या कोई अन्य प्रकार का वीज़ा है, तो वो कभी भी ब्रिटेन आ सकती हैं। यहाँ पर पहुँचते समय या पहुँचने के शीघ्र बाद वो अगर चाहें तो पॉलिटिकल असylum की एप्लीकेशन दर्ज कर सकती हैं, और इस प्रकार की एप्लीकेशन की जांच यहाँ पर होम ऑफिस को करनी पड़ेगी। लेकिन इस बारे में होम ऑफिस कुछ कहता नहीं है, उनका कानून है, उनके अपने कुछ रूल्स हैं, उनके अंतर्गत कभी भी होम ऑफिस किसी इंडिविजुअल एप्लीकेशन पर कोई कमेंट नहीं करता। तो प्रश्न ये है कि शेख हसीना के पास ब्रिटेन के लिए वीज़ा है या नहीं, और नहीं है तो ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में जाके उनको एक विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो अगर ग्रांट होता है तब वो यहाँ ब्रिटेन आके पहुँच के असylum सीख कर सकती है, उससे पहले नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अभिषेक के पास और जानते हैं। अभिषेक, ये बताएं कि शेख हसीना पर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार के गठन के लिए कोशिशें की जा रही है उस पर क्या जानकारी है आपके पास? पिछले चंद घंटों में जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बदले हैं वो भारत के लिए काफ़ी चिंता बढ़ाने वाला हो सकता है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में अपने बयान में भी कहा है कि किस प्रकार से वहाँ घटनाएं हुई, किस प्रकार से हिंसा हुई, और एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ था वो एक तरीके से सरकार के विरोध में बदलता गया, और अंत में शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी उन्हें वहाँ पर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कुछ समय के लिए वो अभी भारत में है। ये चर्चा है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश से निकल गई हैं तो वो कहाँ पर शरण लेंगी। बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि वो लंदन में राजनीतिक शरण के प्रयास कर रही हैं, और इसके लिए बातचीत चल रही है, और तत्काल में वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर ही रुकी हुई हैं, जहाँ पर कल बांग्लादेश एयरफोर्स के एक विशेष विमान ने उन्हें उतारा था। अब इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश और भारत की जो द्विपक्षीय हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि पिछले चंद सालों में करीब $14 बिलियन का एक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बढ़ा था। दोनों देशों के बीच में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है पर्सनल की, डिफेंस स्टाफ की, पुलिस फोर्सेस की, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो भारत ने बांग्लादेश में किए थे। उन निवेश का क्या होगा? करीब $8 बिलियन की एक क्रेडिट लाइन भारत ने दी थी बांग्लादेश को विकास के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या होगा? ये सब तय होगा आने वाली सरकार के हिसाब से, क्योंकि अभी तत्काल एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसकी जो रखवाली वहाँ के सेना अध्यक्ष कर रहे हैं, और वर्तमान में बांग्लादेश की जो नई लीडरशिप होगी उसका क्या स्वरूप होगा, किस प्रकार के राजनीतिक लोग उसमें शामिल होंगे, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, और आने वाले दिनों में इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। शुक्रिया अभिषेक, और संजय सूरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पर पूरा अपडेट देने के लिए। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और घर उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला किया गया है। एक ही जिले में 12 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि दिनाजपुर में 10 घर आंदोलनकारियों ने जला दिए। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घर पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी तोड़फोड़ का एक वीडियो जारी किया गया है। इस्कॉन का दावा है कि कई मंदिरों में आग लगाई गई है। मिडिल नाइट में हमला हुआ। इस्कॉन मेहरपुर इस्कॉन का प्रचार केंद्र है। अग्नि संयोग किया और लूंटन किया, भांगचूर किया। जो रैपिड एक्शन बटालियन व अदर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो फेलियर है, और सेना बाहिनी सब स्थान में कंट्रोल नहीं किया।
तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बाद कुछ हिंदू भारत की तरफ पहुंच गए हैं। इन लोगों ने बताया कि वहां उपद्रवी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनके घरों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। इन लोगों ने बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार से भी शरण देने की मांग और अपील की है। इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। हम अगर बांग्लादेश में गए और जो लोग भी बांग्लादेश में है, प्रॉब्लम है, हम लोगों का घर कारोबार सब आग से जला दिया गया है, बहुत प्रॉब्लम है। बांग्लादेश की आवामी लीग की सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहाँ पे है। वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकारी बिल्डिंग, फिर वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो हैं, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। बांग्लादेश में बवाल भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात बाजार की। आज के बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली हुई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली दिखी। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार में हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, जहां तक कि भारतीय मार्केट्स का सवाल है, आज डेज हाई से लगभग 400 पॉइंट की ऊपर से आपको डिक्लाइन आती हुई नजर पड़ी। निफ्टी में शुरुआत मजबूत हुई, लेकिन जो ग्लोबल संकेत थे वो काफ़ी वॉलेटाइल थे, जिसके कारण बाजार ऊपर के लेवल्स से नीचे आता हुआ नज़र पड़ा और मुनाफा वसूली ऊपर के लेवल्स पे हावी रही। खास करके बैंक, ऑटोमोबाइल शेयर्स, रियल एस्टेट शेयर्स और बैंकिंग शेयर्स में आपने प्रेशर आता हुआ देखा। सिलेक्ट स्टॉक रिएक्शंस आपने देखे, लेकिन ज़्यादातर पीएसयू स्टॉक्स में भी आपने मुनाफा वसूली ही देखी। ओवरऑल आज का दिन जो था वो बहुत ही वॉलेटाइल था, और अगर हम बात करें डेज हाई से, तो कहीं ना कहीं हमने काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी इंट्राडे में आती हुई देखी। यतिन, ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी और कहां कमजोरी रही? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के गेनर्स काफ़ी चुनिंदा थे। चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा। तो ब्रिटानिया रिजल्ट्स के बाद लगभग 4% का मूव। जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा, एलएनटी जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ा बहुत बाइंग का माहौल देखा, लेकिन क्लियरली पीएसयू स्टॉक्स में बिकवाली थी। तो एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स में बिकवाली, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स में भी आपने 2 से 3% की कटौती देखी। लेकिन मिड कैप गेनर्स की बात करें तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स रिएक्शंस आपको दिखेंगे, काफ़ी सारे बाइंग वाले स्टॉक्स दिखेंगे। एफएमसीजी स्टॉक्स में से पतंजलि का शेयर लगभग 5% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और फार्मा में से इप्का लैब्स और सिंजीन जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी दिखी। हालांकि अगर हम बात करें पीएसयू स्टॉक्स की, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल जो 7-8% की मंदी थी, आज भी यहाँ 4% का आपने डाउनटिक देखा। इंडियन बैंक, पीबी फिनटेक रिजल्ट्स के पहले और मजगांव डॉक जैसे काउंटर में भी आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। जीएसटी टैक्स मामले में इन्फोसिस की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक करीब 28,500 करोड़ के जीएसटी टैक्स मामले में जांच सरकार कर रही है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, इन्फोसिस पर जीएसटी नोटिस का हिसाब किताब क्या है? देखिए, दरअसल इसमें 2 बातें सबसे पहले साफ कर दूं। पहली बात कि इनकम टैक्स, माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इन्फोसिस वाले मामले की जांच कर रहा है। जांच को बंद नहीं किया गया है और इन्फोसिस ने कहा है कि 10 दिन के भीतर हम अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। अब सवाल उठता है कि इन्फोसिस ने जब कहा था, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था 3 अगस्त को कि नोटिस को वापस ले लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न अब है कि आखिर क्या हुआ। तो दरअसल बताऊं कि इन्फोसिस को नोटिस दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए 32,400 करोड़ रुपए का जीएसटी का प्री शोकॉज नोटिस दिया गया था। अब इस जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का जो नोटिस है, उसको प्री शोकॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। इसकी रकम बैठती है कुल मिलाकर आपको 3,898 करोड़ रुपए, यानी 32,400 करोड़ रुपए में से 3,898 करोड़ का नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का नोटिस अभी भी बना हुआ है। उस अवधि के मामले की जांच चल रही है और उस पे अभी भी जीएसटी के ऊपर जो है, जीएसटी को लेकर 28,502 करोड़ रुपए का नोटिस अभी भी बरकरार है इन्फोसिस को लेकर के। और डीजीजीआई जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है और इन्फोसिस के अधिकारी डीजीजीआई के संपर्क में यहाँ पर हैं।
शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। वायनाड लैंडस्लाइड से केरल के लोगों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन वायनाड के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। रिलायंस फाउंडेशन राज्य की अथॉरिटी के साथ मिलकर फौरी राहत के साथ विकास के कार्यों में भी बड़ी भूमिका निभा रही है ताकि वायनाड के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके। ग्राउंड रिलीफ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का रिलायंस फाउंडेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हाथ बटा रही है ताकि कैंपों में लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचाई जा सके। वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए भी कई बड़े ऐलान रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से किए गए हैं। रेडी टू ईट फूड, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, शेल्टर, एजुकेशनल, कनेक्टिविटी और मेंटल सपोर्ट जैसी चीजों के लिए व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। त्रासदी पर दुख जताते हुए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि संकट के समय में हम केरल के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पेरिस ओलंपिक से आई अच्छी खबर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। अब बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स की, जहां पर स्टार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कमाल कर दिखाया है। नीरज ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में जगह बना ली है। नीरज ने पहला ही थ्रो 89.34 मीटर की दूरी पर फेंका, जबकि टोक्यो ओलंपिक में थ्रो 87.58 दूरी पर फेंका था। ये नीरज के करियर का दूसरा सबसे लंबा थ्रो है। जैवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होना है। वहीं महिला कुश्ती में विनेश फोगाट ने रेसलिंग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। फोगाट ने शानदार मुकाबला खेला है। फोगाट ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुसाकी यू को पटकनी दी है। सुसाकी को 3-2 से विनेश फोगाट ने हराया है। फिलहाल रेसलिंग का क्वार्टर फाइनल मैच जारी है। यूक्रेन की खिलाड़ी को गजब की टक्कर दे रही है विनेश, और अभी विनेश 7-4 से आगे हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर पहले अपने हम दर्शकों को बता रहे थे कि वो सेमीफाइनल का मैच खेल रही हैं, और अब उन्होंने महिला फ्रीस्टाइल 50 केजी रेसलिंग में पदक अपने नाम कर लिया है। तो भारत को एक बड़ी कामयाबी महिला कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में मिली है। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।